हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो रूल की इस सीरीज में एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके हाजिर हैं। ये वीडियो होने वाली है जनरल रूल्स के एमसीक्यू के ऊपर। टोटल 20 एमसीक्यू इसमें होंगे जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, आईआईएम, आईआईटीज़ और एनआईटीज़, एम्स, केवीएस, आईआईएम, इन सभी के नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, व्हेन डिड द फंडामेंटल रूल्स कम इनटू फोर्स टू ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। सरकारी कर्मचारियों के लिए जो फंडामेंटल रूल्स हैं वो कब से प्रभाव में आए। पहला ऑप्शन है हमारा 1 अप्रैल 1964, ऑप्शन बी है 1/1/1922, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1952। फंडामेंटल रूल्स हमारे 1/1/1922 से इफेक्ट में आए थे, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न होने वाला है। व्हाट इज़ द टाइम लिमिट विद इन विच एन अल्ट्रेशन ऑफ द डेट ऑफ बर्थ कैन बी मेड। 1 year फ्रॉम एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, 2 years फ्रॉम एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, 5 years फ्रॉम एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस या फिर 3 years फ्रॉम द एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस। यानी आप भर्ती होने के बाद कितने साल के अंदर अंदर अपनी जो आपकी जन्म तिथि है उसमें परिवर्तन करा सकते हैं। तो सही जवाब होगा हमारा 5 साल। 5 साल के अंदर अंदर आप जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ में चेंज करा सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लियन मीन्स द ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू होल्ड ए पोस्ट टू विच ही हैज़ अपॉइंटेड ऑन रेगुलर बेसिस। कोई कर्मचारी जो कि नियमित कर्मचारी है यानी रेगुलर बेसिस पे अपॉइंट हुआ है, तो उसमें लियन का क्या मतलब होता है। लियन क्या होता है। लियन ऑप्शन देख लीजिए, पोस्ट, टाइटल, डेजिग्नेशन या फिर पोजीशन। तो लीन जो होता है, जिसे हिंदी में धारणाधिकार भी बोलते हैं, ये जो है टाइटल होता है, जो कि आप यदि डेपुटेशन जाएंगे या फिर टेक्निकल रेजिग्नेशन पे जाते हैं तो 2 साल तक आप लीन को आपके जो है उसी ऑफिस में रहेगा यदि आप परमानेंट एम्प्लॉय थे, और डेपुटेशन या छुट्टी पर रहेंगे तब भी आपका टाइटल बना रहेगा एज इट इज़, जैसा कि आपका पहले था। अगला प्रश्न है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिटेन्स ए लीन एक्वायर्ड ऑन ए पोस्ट, फॉरेन सर्विस, द पीरियड ऑफ लीव, सस्पेंशन या ऑल दी अबव। तो एक सरकारी कर्मचारी का जो लीन है वो इन तीनों स्थिति में बना रहेगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बहुत बढ़िया प्रश्न, ए मेडिकल ऑफिसर ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज ड्राइंग ए बेसिक पे ऑफ लेवल 10 एट 80,000 ड्यूरिंग मई 2023। व्हाट इज इज क्वांटम ऑफ एनपीए फॉर दैट मंथ। सबसे पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी कि कैसे कैलकुलेशन की जाती है एनपीए की। एनपीए जो है वो मिलता है जो सेंट्रल हेल्थ स्कीम के तहत कोई मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर अन्य जो मेडिकल सर्विसेज से रिलेटेड ऑफिसर्स रहते हैं। तो ये कितना मिलता है, 7th सीपीसी में जो मिलता है ये मिलता है तुम्हारा पे का 20%, और 6 सीपीसी में मिलता था 25%। तो अभी 7 सीपीसी की बात हो रही है, तो 80,000 का यदि निकाला जाए 20% तो कितना बनेगा, 16,000। तो ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, इंडिकेट द रूल अंडर विच ए गवर्नमेंट सर्वेंट मे बी रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब टू ए प्रोविडेंट फंड। किस फंडामेंटल रूल में बताया गया है कि जो है एक सरकारी कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड को सब्सक्राइब करना होगा। FR18, FR12 या फिर 26 या फिर FR16। तो राइट आंसर है हमारा FR16। FR16 के अकॉर्डिंग जो है एक सरकारी कर्मचारी को प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट विल बी द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर एज पर 7 सीपीसी। 7 सीपीसी के तहत जो है जो वेतन वृद्धि की तारीख है वो कब कब पड़ती है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1 जनवरी, दूसरा है 1 जुलाई, तीसरा है या तो 1 जनवरी या 1 जुलाई, चौथा है फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग मंथ। तो 7 सीपीसी में जो है दोनों ही तारीख हैं, या तो 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। और अब बात करें 6 सीपीसी में एक ही डेट थी जो कि थी
1 जुलाई। उससे पहले यदि चला जाए 5th CPC, 5th CPC में क्या होता था, जिस महीने में आपकी ज्वाइनिंग होती थी उसी महीने की पहली तारीख जो अगले साल पड़ेगी उसमें आपकी जो है हर साल उसी तारीख को इंक्रीमेंट लगता था। लेकिन 7th CPC में जो है या तो 1 जनवरी या फिर 1 जुलाई। जैसे ही आपके 6 मंथ पूरे हो जाएंगे सर्विस के और जो भी डेट पड़ने वाली होगी तो वो डेट आपकी जो है पहली बार में हो जाएगी डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद फिर हर साल बाद उसी डेट को आपका लगता रहेगा इंक्रीमेंट। अगला प्रश्न ये हमने जो है सस्पेंशन वाले प्रश्न में भी डिस्कस किया हुआ था। व्हाट इज़ द रेट ऑफ सब्सिस्टेंट अलाउंस टू बी गिवन टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। यदि कोई निलंबित कर्मचारी है तो उसको जो गुजारा भत्ता मिलता है वो कितना मिलता है। हमारे ऑप्शन है 60% ऑफ पे लास्ट डाउन, ऑप्शन बी है 40% ऑफ पे लास्ट डाउन, ऑप्शन सी है 25% ऑफ लास्ट पे डाउन, या फिर हाफ एवरेज पे और हाफ पे प्लस DA इफ़ एडमिसिबल। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। शुरू में जो है वो हाफ फिक्स किया जाता है उसका, लेकिन फिर जो है जब रिव्यू किया जाता है तो उसको उसका 50%, सपोज दैट किसी का जो है ये हाफ एवरेज पे था 7,000 बैठा तो उसका जो फिक्स किया जाएगा जब रिव्यू किया जाएगा तो उसको 50% तक बढ़ाया जा सकता है या फिर 50% तक घटाया जाता है। लेकिन इनिशियल जो है वो हाफ एवरेज पे और या फिर हाफ पे प्लस DA होता है। ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है कि जो इंक्रीज या फिर रिड्यूस किया जा सकता है सब्सिस्टेंस अलाउंस को वो कितना तक किया जा सकता है रिव्यू के टाइम पे। तो 50% तक या तो बढ़ाया जा सकता है घटाया जा सकता है रिव्यू के दौरान। जब सस्पेंशन को रिव्यू किया जाता है तो उसके साथ साथ सब्सिस्टेंस अलाउंस को भी रिव्यू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट आर द आइटम दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ कंपलसरी डिडक्शन फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस। यानी गुजारा भत्ता में से कौन कौन सी कटौती की जानी चाहिए कंपलसरी। ऑप्शन हमारा इनकम टैक्स, CG, GIS, CGHS या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो इनकम टैक्स की कटौती भी की जाती है, CG, GIS की भी और CGHS की भी, और मतलब तीनों की कटौती की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अब आप सोच रहे होंगे CG, GIS क्या है। तो CG, GIS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। 50 ईयर्स, 57 ईयर्स, 60 ईयर या फिर 65 ईयर्स। तो नॉर्मल एज सबको पता है जो है 60 साल है फ़िलहाल रिटायरमेंट की। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अभी ऊपर जिसने पढ़ा है सही से तो इसको सोल्व कर सकते हैं। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 15 अप्रैल 1986। हिज डेट ऑफ बर्थ इज 25 जुलाई 1963। डिटरमाइन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो 1963 में आप 60 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 2023। 2023 तो सभी ऑप्शन में है। अब देख लेते हैं 25 जुलाई। तो उसमें क्या होता है जिस महीने में उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 तारीख को छोड़कर, यदि 1 तारीख है तो पिछले महीने में रिटायर पिछले महीने की लास्ट डेट को होगा, वरना अगर 1 तारीख के अलावा और कोई तारीख है तो उसी महीने की जो लास्ट तारीख होगी उसको उसका रिटायरमेंट होगा 60 साल की एज पूरी होने में। तो कौन सा हो रहा है हमारा 31 जुलाई। 25 जुलाई के बाद लास्ट जो पड़ेगी महीने की 31 जुलाई। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने एक प्रश्न रखा है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ अपॉइंटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन 15 अप्रैल 1986। इस डेट ऑफ बर्थ इज 1 जुलाई 1963। डिटरमाइन हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। तो जिन्होंने जनरली पढ़ा होगा कि महीने की लास्ट डेट में होता है वो सब गलत करके आ जाएंगे, सब 31/7 मार के आ जाएंगे। लेकिन जब 1 तारीख को यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो उसका जो रिटायरमेंट होगा 60 साल के बाद, यानी जो 60 साल के बाद और जो उस डेट से जस्ट पहले वाली डेट होगी उस डेट को उसका रिटायरमेंट होगा यदि 1 तारीख को उसका डेट ऑफ बर्थ था। तो 1 जुलाई यदि 1963 है तो उसका रिटायरमेंट होगा 2023 में, और 2023 में अगर होना चाहिए उसका कब, यदि 2 जुलाई होती तो 31 जुलाई को होता, लेकिन 1 जुलाई है तो 30 जून को इसका जो रिटायरमेंट हो जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी है।
तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड रिक्वायर्ड आफ्टर एवरी पीरियड ऑफ डेपुटेशन एंड फॉरेन सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी एंड बिलो लेवल ऑफिसर्स? 5 साल, 3 साल, 2 साल या फिर 4 साल। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब है कि कोई गया डेपुटेशन पे और उसके बाद डेपुटेशन से जब वापस आया वो फिर से दोबारा जाना चाहता है, तो दूसरे दोबारा जाने के दौरान और उसके वापस आने के दौरान कितना पीरियड जो है उसको सेवाएं देनी होंगी। तो कम से कम जो 3 साल जो कूलिंग ऑफ पीरियड रहता है, दोबारा डेपुटेशन वो 3 साल की सेवा देने के बाद ही जा सकता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू ग्रांट एडवांस इंक्रीमेंट? हेड ऑफ द ऑफिस, फाइनेंस सेक्रेटरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या फिर अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू क्रिएट ए पोस्ट? तो एडवांस इंक्रीमेंट देने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है क्रिएट करने के लिए पोस्ट, वही इसका जो है कॉम्पिटेंट है एडवांस इंक्रीमेंट देने के लिए। एक अगला प्रश्न है, फ्रॉम व्हेन विल ऑल काइंड ऑफ लीव एक्सक्लूडिंग XOL विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट काउंट फॉर इंक्रीमेंट? मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट को छोड़ के सभी छुट्टियां जो हैं इंक्रीमेंट पर्पज़ के लिए काउंट की जाएंगी। ये नहीं कब से लागू की गई ये बात? ऑप्शन है हमारे 22 अक्टूबर 1963, 1 जून 1972, 1/1/2006 या फिर 1/1/1986। तो 22 अक्टूबर 1963 से जो है सभी प्रकार की छुट्टियों को जो है इंक्रीमेंट पर्पज़ के लिए काउंट किया जाएगा। ऐसा नियम लागू कर दिया, केवल इसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो कि विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट की होंगी उनको छोड़ के बाकी सभी छुट्टियां इंक्रीमेंट पर्पज़ के लिए काउंट की जाएंगी। अगला प्रश्न है, वेयर शुड द मेडिकल सर्टिफिकेट्स ऑफ फिटनेस प्रोड्यूस्ड ऑन फर्स्ट अपॉइंटमेंट बी केप्ट आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी एंट्री? जो मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम पे प्रस्तुत किया जाता है, उनको एंट्री करने के बाद कहाँ पे रखा जाना चाहिए? APR ऑफ द ऑफिशियल, इन ए सेपरेट फाइल, सेपरेट गार्ड फाइल या फिर सर्विस बुक ऑफ द ऑफिशियल? मेडिकल सर्टिफिकेट जो होते हैं उनकी एंट्री के बाद जो है इनको इंडिविजुअल की सर्विस बुक में ही रखा जाना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हुज स्पेशल ऑर्डर्स आर नेसेसरी फॉर रेगुलेशन ऑफ पे इन केस ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रमोशन और अपॉइंटमेंट इज फाउंड टू बी इरेनियस? मतलब किसी का प्रमोशन या नियुक्ति गलत पाई गई है तो उसकी पे को जो है विनियमित करने के लिए किसके विशेष आदेश की आवश्यकता होगी? हेड ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसर्न मिनिस्ट्री या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट? तो ऐसे केस में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल ऑर्डर्स की आवश्यकता होती है। अब तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विल द पीरियड ऑफ डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया काउंट फॉर इंक्रीमेंट? ऑप्शन ए है हाँ काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट, ऑप्शन बी है नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, ऑप्शन सी है काउंट्स फॉर इंक्रीमेंट सब्जेक्ट टू स्पेशल सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी है पीरियड ऑफ डेपुटेशन विद इन इंडिया विल ओनली काउंट फॉर इंक्रीमेंट। तो फ्रेंड, डेपुटेशन हो या फिर कहीं ड्यूटी गया हो, मतलब सरकारी ड्यूटी पे कहीं भी जाए, वो सब इंक्रीमेंट के लिए काउंट होगा। इसके लिए कोई और स्पेशल ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज नॉट कवर्ड अंडर द ग्रांट ऑफ ऑनोरेरियम? कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, ऑप्शन बी है कन्वेनिंग ऑफ डीफीसी फॉर कन्फर्मेशन प्रमोशन, या फिर कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स से दोबारा आ गया ऑल ऑफ दी अबोव। तो फ्रेंड्स, जो कि ये कोई स्पेशल वर्क तो होते नहीं है, ये तो रेगुलर वाले वर्क हैं। जो भी रेगुलर वाले वर्क हैं उनके लिए ऑनोरेरियम नहीं होता। ये पार्टिकुलर कोई स्पेशल वर्क आपने ड्यूटी के अलावा किया है तभी आपको ऑनोरेरियम दे होता है। तो इसमें जो है सारे के सारे ये कवर नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे इम्पोर्टेंट 20 प्रश्न जनरल सर्विस रूल से रिलेटेड। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।